नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज संसद परिसर में भाजपा सांसदों की कार्यशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला की बैठक में होंगे शामिल। गुरदासपुर के बाढ़ पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा 10 दिनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहा संपर्क, लेकिन किसी ने नहीं ली सुध। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होने के कारण राहत बचाव कार्य में तेजी। राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी का फाइनल आज। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप से मांगा इस्तीफा। आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यशाला की बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय कार्यशाला में लगभग 4 सेशन होंगे, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। कार्यशाला का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि वोट अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी विहिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और काउंटिंग भी 9 सितंबर को होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। सेवा पखवाड़ा अभियान इस महीने की 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत कल भाजपा केंद्रीय कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी 75 नई सेवाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी शुरू किए जाएंगे। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा अभियान समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बने, यही भाजपा की सामूहिक संकल्पना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और साथ ही आपसी रिश्तों का और सकारात्मक मूल्यांकन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पेरिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नाटो गठबंधन के सहयोगियों के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले वर्ष फरवरी महीने में भारत में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रोन को धन्यवाद दिया और भारत में उनका स्वागत करने की उत्सुकता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ हाल ही में बातचीत की थी। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तत्काल उसको संपन्न करने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के प्रति साझा वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति सहमति जताई। और बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर आज बहुत तेज बारिश की संभावना है।
इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपहिमालय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य कर्नाटका में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। बात करें अगर पंजाब की, तो यहां पर बाढ़ की स्थिति में कुछ कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में अमृतसर और रूपनगर में 3 लोगों की मृत्यु की खबर भी सामने आई है। राज्य के 14 जिलों में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 46 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि पठानकोट जिले में 3 व्यक्ति लापता हैं। बारिश से प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 1996 हो गई है और करीब 3,87,000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। सेना, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सीमा सुरक्षा बल के दलों ने करीब 23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है। गांव की संख्या, जनसंख्या और फसल क्षेत्र के संदर्भ में गुरदासपुर, फजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, कपूरथला और तरन तारण जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मकानों और पशुधन का भी व्यापक नुकसान हुआ है। किसानों की करीब 1.74 लाख हेक्टेयर फसल डूब गई। राहत और बचाव कार्य में जुटे सैन्य बलों ने भी अब टुकड़ियों की संख्या 24 से बढ़ाकर 27 कर दी है, जबकि एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 2 टीमें लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रही हैं। वहीं बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब के बाशिंदे अब अपनी अनदेखी से नाराज नजर आ रहे हैं। गुरदासपुर के सरहदी इलाके डेरा बाबा नानक के गांव सिंहपुरा के डेरों में रहने वाले लोग प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी से दुखी हैं। उनके मुताबिक बाढ़ की वजह से इस गांव का संपर्क लगभग 10 दिनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहा, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। ना उनके पास प्रशासनिक मदद पहुंची और ना ही कोई समाजसेवी संस्था ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इसके साथ ही गांव के लोगों ने शाहपुर जाजिन से सिंहपुरा जाने वाली ड्रेन में कई जगह कटाव होने की खामी को उजागर किया, जिसके चलते उनकी हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हुई। आपको बता दें कि बाढ़ से पंजाब में अब तक करीब 46 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि पंजाब के करीब 1996 गाँव के 3,87,000 लोग प्रभावित हैं, जिनमें से करीब 22,854 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और बाढ़ से जो कृषि योग्य भूमि है उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆ ਪਾਣੀ ਲੱਥਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਡਰੇਨ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਕਦੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, काफी ज्यादा ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पंजाब में आई कठिन घड़ी में वहां के भाई बहनों का दर्द हम सबका साझा दर्द है और दिल्ली की जनता और सरकार इस आपदा से जूझ रहे लोगों के साथ आत्मीयता और संवेदना के साथ खड़ी है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में इस समय हालात चल रहे हैं बाढ़ के, और जिस तरह की परिस्थितियों में वहाँ के निवासी चल रहे हैं, अपनी ओर से बहुत ही संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। ईश्वर इस दिक्कत से, इस मुसीबत से जल्द ही उन सबको राहत दे, और दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां अधिकांश स्थानों पर फिलहाल जो मौसम है वो साफ बना हुआ है, जबकि 1-2 स्थानों को छोड़कर किसी भी ज़िले में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम खुलने से राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेज़ी आई है। वहीं कुल्लू के इनर अखाड़ा क्षेत्र में 4 सितंबर को हुए भूस्खलन में एनडीआरएफ बचाव दल के सदस्य का शव मिला है, जबकि अभी भी मलबे में तलाशी अभियान जारी है, लेकिन किसी के भी जीवित बचने की संभावना बेहद कम है। हादसे में एनडीआरएफ बचाव दल के एक सदस्य सहित 7 लोगों की जान गई थी। भूस्खलन के कारण पिछले 7 दिनों से बंद NH5 को हल्के वाहनों के लिए फिलहाल खोल दिया गया है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश और प्राकृतिक आपदा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है।
उत्तरकाशी के नौगांव में शनिवार को बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही हैं। बादल फटने के कारण पहाड़ों से मलबा कई घरों के अंदर तक पहुंच गया, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं नौगांव में सड़कों पर मलबा आ जाने से सड़क किनारे खड़े कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर कल रात 8 बजे कम होकर 205.98 मीटर पर पहुंच गया, जो कई दिन से 207 मीटर के आसपास था। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। आसपास के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और सरकार की ओर से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली में चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान यानी जलस्तर जो है वो 205.33 मीटर है। उज्जैन में शिप्रा नदी में पुल से एक कार गिर गई। बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 2 से 3 लोग सवार थे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा बचाव और तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि देर रात तक कोई खास जानकारी बाहर नहीं आई थी। वहीं उज्जैन के एसपी ने बताया है कि इस पुल पर एक सफ़ेद कार जो है वो नदी में गिरने की सूचना मिली। पानी का बहाव तेज़ है और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों का अनुमान है कि कार में कम से कम 2 से 3 लोग सवार थे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी ये पूरी तरह नजर आएगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। एक दुर्लभ खगोलीय घटना, ये दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि 82 मिनट की होगी और चंद्र ग्रहण 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं। बात कर लेते हैं बिहार की भी, जहां विकास जो है वो तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार महिलाओं के विकास के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी अमित हस्ता उर्फ आपात जो है वो मारा गया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सरंडा जंगल में ये मुठभेड़ शुरू हुई, जहां सुरक्षा बलों ने अमित हस्दा उर्फ आपतन को मार गिराया। घटनास्थल से एक SLR राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार जब्त किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाकर्मियों ने अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए जंगल क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया। ये घटना झारखंड के पलामू जिले में प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति के माओवादियों के साथ हुई हिंसक गोलाबारी के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने नारायण गुरु जयंती पर देशवासियों को बधाई दी और एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा है, श्री नारायण गुरु जयंती पर मैं उस महान संत, दार्शनिक और समाज सुधारक को नमन करता हूं, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। करुणा, समानता और ज्ञान का उनका शाश्वत संदेश भारत को एक न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज की ओर निरंतर मार्गदर्शन देता है। शनिवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिली। हर ओर ढोल ताशों की गूंज और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ बप्पा को विदाई दी गई। गणपति विसर्जन यात्रा का शानदार नज़ारा पुणे में भी देखने को मिला, जहां
दगड़ू शेठ हलवाई गणपति की विदाई यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। बेहद ही खूबसूरत रथ पर सवार होकर जब गणनायक निकले तो इस यात्रा में शामिल हर कोई झूम उठा। आगे आगे चलते भक्तों का रेला और पीछे रथ पर शान से विराजमान गणेश जी। कुछ ऐसे ही निहाल कर देने वाले दृश्य पुणे के भाऊ साहेब रंगारी गणपति की विदाई यात्रा में भी देखने को मिले। श्रद्धा और आस्था से लबरेज श्रद्धालु बप्पा को शानदार विदाई देने के लिए भारी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में महाराष्ट्र की पारंपरिक मार्शल कलाएं जैसे लाठी डंडा, तलवारबाजी भी देखने को मिली। मुंबई में हर साल गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिलती है। गिरगांव चौपाटी का नज़ारा भी देखने लायक था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गणपति बप्पा को विदाई देने पहुंचे। ये आयोजन कितना भव्य रहा, ये बयां करने के लिए दृश्य काफ़ी है। हर कोई गणपति की अपार भक्ति और आस्था के रंग में डूबा हुआ नजर आया। तो गणपति बप्पा को विदाई दी गई और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ जो है वो नजर आई। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से तमाम जो पंडल है वो गूंजते नजर आए और उसके बाद सभी ने बप्पा को विदाई दी इस वादे के साथ कि अगले बरस वो जल्दी आए। और वहीं गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ स्थानीय लोग, एनजीओ और बीएमसी के कई कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर अमृता फडणवीस ने बताया कि कई संगठन आज हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हमें अपने समुद्र तट साफ रखने हैं। जैसे त्यौहार मनाना हमारा अधिकार है, वैसे ही साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। और अब बात पितृपक्ष की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिनों का पितृपक्ष होता है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और पिंडदान का विधान है। माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, तो साथ ही श्राद्धकर्ता को पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। आज चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, लिहाजा दोपहर 12 बजे से पहले ही श्राद्ध कर्म किया जा सकेगा। श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर को पड़ने वाली सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर संपन्न होगा। और कानपुर के तार घाट में श्रद्धालुओं ने पितृपक्ष से पहले पवित्र डुबकी लगाई और अपने पूर्वजों को नमन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला और दुर्गा पूजा समारोह की तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दुर्गा पूजा कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। पूजा स्थल पर सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जैसी सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति नगर निगम और जनप्रतिनिधि करेंगे। टेंट लगाते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, ये हमारे सभी विभाग इंश्योर करेंगे। वहां पे कार्यक्रम करते हुए आपको निश्चित रूप में कुछ चीजों की जरूरत जरूर पड़ती होगी, जैसे कि वहां पे सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था, फोगिंग, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको हमारा दिल्ली नगर निगम, हमारे जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से मुहैया करवाएंगे। पानी के टैंकर की आवश्यकता होगी तो आप वहीं पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी में वहां बताएंगे, तो हम आपको पानी के टैंकर भी उपलब्ध करवाएंगे। फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने इटली में हुए वेनिस फिल्म फेस्टिवल के 82वें संस्करण में अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजिनलिटी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। अनुराग कश्यप द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म वेनिस के ओरिजिनलिटी सेक्शन में एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। ये फिल्म मुंबई में दो प्रवासी महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अकेलेपन, अस्तित्व और जुड़ाव के क्षणभंगुर पलों से जूझती हैं। इस पुरस्कार की घोषणा फेस्टिवल के समापन समारोह के दौरान ओरिजिनलिटी जूरी के अध्यक्ष फ्रांसीसी फिल्म निर्माता ने की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और सैनिकों की तैनाती के खिलाफ लंदन से वॉशिंगटन तक हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेशनल गार्ड के सैनिकों की तैनाती को समाप्त करने की मांग की। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले अन्य शहरों में भी बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी है और इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शिकागो से प्रवासियों को निर्वासित करने की धमकी दी है। वहीं ब्रिटिश पुलिस ने फिलिस्तीन एक्शन के समर्थन में लगभग 425 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसे सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यूरोपीय देश ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस ने 1.6 अरब यूरो के कर कटौती पैकेज की घोषणा की, जिससे लगभग 40 लाख नागरिकों को लाभ होगा। पीएम मित्सोताकिस ने कहा कि कर कटौती 2026 के बजट में लागू होगी। इसमें मध्यम वर्ग, युवा, बड़े परिवार और पेंशन भोगियों को राहत दी जाएगी। 25 वर्ष से कम आयु वालों की 20,000 यूरो तक की आय पर कर नहीं लगेगा। छोटे द्वीपों के निवासियों को 30% कम वैट देना होगा। उन्होंने कहा कि इस घोषणा का उद्देश्य आय बढ़ाना और जनसांख्यिकीय संकट से निपटना है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज राजधानी दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। यह आयोजन रेलवे के साथ साझेदारी में गर्व से स्वदेशी थीम के अंतर्गत किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अन्य सांसदों के साथ इस साइक्लोथॉन में भाग लिया। संडेज ऑन साइकिल का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को फैलाना है। दिल्ली में आयोजित साइक्लोथॉन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्वदेशी के प्रचार और फिट इंडिया संदेश के लिए आज देश में 8,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल का आयोजन हो रहा है, उन्होंने जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली में 50 से अधिक सांसद साइकिलिंग के साथ देश को संडे ऑन साइकिल का संदेश दे रहे हैं। इंडिया का मंत्र और प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी का मंत्र को बल देने के लिए आज देश में 8,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के मंत्र को साकार करने के लिए, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़िए और अपने स्वयं को स्वस्थ रखिए। वहीं केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी में गर्व से स्वदेशी थीम के अंतर्गत आयोजित साइक्लोथॉन में भाग लिया। इस मौके पर रक्षा खड़से ने स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य और साफ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। फिटनेस हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और साइकिलिंग के माध्यम से हम फिटनेस भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है, तो साइकिल एक सॉल्यूशन है कि जो कम डिस्टेंस है हम ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज़ करें। मेंटेनेंस फ्री है ये इवेंट कि आप साइकिलिंग से भी अपना हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। और अभी तो जीएसटी भी अभी साइकिल के ऊपर कम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि एक सरकार की तरफ से एक मोटिवेट करने का भी काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बात हॉकी की। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और गत विजेता दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। कल सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मैच में भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले क्वार्टर में ही 2 गोल दाग कर 2-0 की बढ़त बना ली। भारत ने पहले फील्ड गोल के जरिए गोल किया, जबकि इसके बाद दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आया। दूसरे क्वार्टर में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे टीम ने गोल में बदलकर बढ़त को 3-0 कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 3-0 रहा। भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन हाफ टाइम के बाद भी जारी रहा और टीम ने तीसरे और चौथे क्वार्टर को मिलाकर 4 गोल और कर मुकाबले को 7-0 से जीत लिया। भारतीय टीम की नज़र अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने की होगी। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज की टेनिस प्रतिद्वंदिता लगातार मजबूत हो रही है। यूएस ओपन फाइनल में आज एक बार फिर सिनर और अल्कराज आमने सामने होंगे। ये दोनों खिलाड़ी लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने होंगे। ओपन एरा में पहली बार कोई 2 खिलाड़ी लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने जा रहे हैं। इस फाइनल मुकाबले में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर रहेगी। यूएस ओपन के पुरुष एकल फाइनल में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज से होगा।
कार्लोस अल्कराज ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6, 6-2 से मात दी। अल्कराज ने लगातार 2 साल फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाबी पाई है। इस साल वे विंबलडन में भी उपविजेता रहे। अब अल्कराज बिना कोई सेट गंवाए यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में 25वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ओजे-एलियासीमे को मात दी। सिनर ने 4 सेट तक चले मुकाबले को 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। सेमीफाइनल में सिनर अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे और चोट से परेशान दिखे। तीसरे सेट से पहले सिनर ने मेडिकल टाइम आउट भी लिया था। टॉप फॉर्म में ना होने के बावजूद भी वे मैच को जीतने में कामयाब रहे। 24 वर्षीय सिनर ने इस साल ग्रैंड स्लैम्स में 27 में से 26 मैच जीते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब जीता, वहीं फ्रेंच ओपन में उपविजेता रहे। सिनर ओपन एरा में सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जो एक सीजन में 4 ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये उपलब्धि रॉड लेवर, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने हासिल की है। ग्रैंड स्लैम्स में हार्ड कोर्ट पर लगातार 27 जीत के मामले में सिनर ने जोकोविच की बराबरी कर ली है। उनसे आगे 36 जीत के साथ सिर्फ रॉजर फेडरर हैं। ओपन एरा में ये पहला मौका है जब 2 खिलाड़ी एक ही सीजन में 3 ग्रैंड स्लैम्स के फाइनल में आमने सामने हैं। जून में हुए फ्रेंच ओपन फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने जीत दर्ज की थी। वहीं विंबलडन फाइनल में यानिक सिनर ने बाजी मारी थी। रविवार के फाइनल में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर होगी। सिनर 65 हफ्ते से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो सिनर अल्कराज से पीछे हैं। दोनों के बीच हुए कुल 14 मैच में से 9 मैच अल्कराज ने जीते हैं, वहीं सिनर ने 5 में बाजी मारी है। दोनों के बीच हुए पिछले 4 में से 3 मैच अल्कराज ने ही जीते हैं। यूएस ओपन का परिणाम आते ही सिनर और अल्कराज आपस में मिलाकर पिछले 8 और पिछले 13 में से 10 ग्रैंड स्लैम जीत चुके होंगे, जो टेनिस की दुनिया में सिनकराज के दबदबे को दिखाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।